इस बंटवारे में करीब 15 से 20 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई और लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपने घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान सब छोड़कर एक अनजान भविष्य की तरफ बढ़ना पड़ा। सोचिए, एक आदमी जिसे यहाँ के भूगोल, संस्कृति या लोगों के आपसी रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता, उसे कुछ हफ्तों में करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला करने के लिए नक्शे पर एक लकीर खींचने को कहा गया। तो आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ एक मुल्क का बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। भारत का विभाजन। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उन फैसलों, किरदारों और घटनाओं की एक भूल भुलैया में ले जाते हैं जिनके चलते आखिरकार ये बंटवारा हुआ। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। दशकों तक साथ रहने और आजादी के लिए लड़ने के बाद आखिर वो कौन सी चिंगारियां थी जो इतनी बड़ी आग बन गईं? हाँ, ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसले की कहानी नहीं है। नहीं, ये उन लाखों इंसानी कहानियों का लेखा जोखा है जो उस लकीर के दोनों तरफ बिखरी हुई हैं। और इसकी शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस बंटवारे में करीब 15 से 20 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई और लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपने घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान सब छोड़कर एक अनजान भविष्य की तरफ बढ़ना पड़ा। तो चलिए इस कहानी के धागे खोलते हैं ये समझने के लिए कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत करते हैं 20वीं सदी के शुरुआती ब्रिटिश भारत से। उस समय की आबादी थी लगभग 38 करोड़। इसमें मोटे तौर पर 65% हिंदू और 27% मुस्लिम थे। ज्यादातर इलाकों में हिंदू बहुमत में थे, लेकिन कुछ जगह थी जैसे उत्तर पश्चिम में पंजाब, जहां मुस्लिम आबादी 57% थी, और उत्तर पूर्व में बंगाल में 55%। ये डेमोग्राफी बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। और यहीं पर अंग्रेजों की वो मशहूर नीति बांटो और राज करो सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक ठोस रणनीति बन जाती है। 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। और कारण क्या बताया? कागजों पर कारण बताया गया प्रशासनिक सुविधा, कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, उसे चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन असली मकसद तो कुछ और ही था, जाहिर है। हाँ, असली मकसद था राजनीतिक। बंगाल उस समय राष्ट्रवादी गतिविधियों का, आप कह सकती हैं, गढ़ था। कर्जन ने बंगाल को इस तरह से बांटा कि पूर्वी बंगाल एक मुस्लिम बहुल प्रांत बन गया और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल। अच्छा। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर धर्म के आधार पर एक राजनीतिक सीमा खींची थी। ये वो पहला बीज था जिसने लोगों के दिमाग में ये बात डाली कि उनकी राजनीतिक पहचान उनके धर्म से जुड़ी हो सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका जबरदस्त विरोध किया, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोतों के मुताबिक पूर्वी बंगाल के ज्यादातर मुसलमानों ने इस विरोध में कांग्रेस का साथ नहीं दिया, और यहीं से कांग्रेस पर वो हिंदू पार्टी होने के आरोप लगने शुरू हुए। और अगर आंकड़े देखें तो उस वक्त कांग्रेस में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या सिर्फ 6.59% थी, जबकि देश में मुस्लिम आबादी 26% थी। हाँ, ये एक बड़ा गैप था, और इसी माहौल का नतीजा था 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन। मकसद साफ था, मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना, जिन्हें वो मानते थे कि कांग्रेस नजरअंदाज कर रही है। और उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट। अच्छा, एक मिनट, ये सेपरेट इलेक्टोरेट का फंडा क्या था? ये काम कैसे करता था? इसका मतलब था कि कुछ चुनाव क्षेत्रों को सिर्फ मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। वहाँ उम्मीदवार भी सिर्फ मुस्लिम होगा और उसे वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देंगे। अच्छा। तर्क ये था कि एक जनरल इलेक्शन में जहाँ हिंदू वोटर ज्यादा हैं, एक मुस्लिम उम्मीदवार कभी जीत ही नहीं पाएगा, इसलिए उनके हितों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। इस एक विचार ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं पर कहानी में उस शख्स की एंट्री होती है जिसके बिना ये पूरी कहानी अधूरी है, मोहम्मद अली जिन्ना। और जो बात मुझे स्रोतों में सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि शुरुआत की जिन्ना और बाद की जिन्ना में जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। कराची में जन्मे, लंदन से पढ़े लिखे, एक सेक्युलर वकील जिनके दादा हिंदू थे। सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। उन्होंने तो 1906 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। बिल्कुल। शुरुआती जिन्ना संसदीय लोकतंत्र में यकीन रखते थे और धार्मिक राजनीति से सख्त नफरत करते थे।
लेकिन देखिए वक्त कैसे बदलता है। 1909 में अंग्रेजों ने मॉर्ले मिंटो सुधारों के तहत मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मान ली। इस एक फैसले ने मुस्लिम लीग को रातों रात भारतीय मुसलमानों के एक बड़े तबके का चहेता बना दिया। एक मिनट, ये बात थोड़ी हैरान करती है। कांग्रेस जो हमेशा से संयुक्त भारत की बात कर रही थी, उसने सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी विभाजनकारी मांग को 1916 के लखनऊ पैक्ट में मान कैसे लिया? ये तो उनकी अपनी विचारधारा के खिलाफ था। ये एक बड़ा राजनीतिक दाव था और शायद एक बड़ी गलती भी। कांग्रेस के नेताओं को लगा कि आजादी की लड़ाई के लिए मुस्लिम लीग का साथ जरूरी है और ये उसकी कीमत है। उन्हें उम्मीद थी कि एक अस्थायी व्यवस्था होगी और एकता के बड़े लक्ष्य के सामने ये एक छोटा समझौता है। लेकिन इसने तो एक तरह से अलगाववादी राजनीति को वैधता दे दी, है ना? बिल्कुल। आपने मान लिया कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक हित अलग है। और जाहिर है कांग्रेस के इस फैसले से सब खुश नहीं थे। बिल्कुल नहीं। लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जैसे कई हिंदू राष्ट्रवादी नेता इससे सख्त नाराज थे। उन्हें लगा कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के हितों की अनदेखी कर रही है। इसी प्रतिक्रिया के तौर पर 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ। अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों तरफ की सांप्रदायिक राजनीति एक दूसरे को ताकत दे रही थी। और इसी दौर में गांधी जी भारत वापस आते हैं। उन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के एक सुनहरे मौके की तरह देखा। जी के असहयोग आंदोलन जैसे सड़क पर उतरकर विरोध करने के तरीकों और यूरो राजनीति में धर्म के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगा कि गांधी जी धर्म को राजनीति में लाकर देश को पीछे ले जा रहे हैं। इसी बात पर मतभेद इतने बढ़े कि जिन्ना ने कांग्रेस और लीग दोनों से इस्तीफा दे दिया और लंदन चले गए। अच्छा, ये भी एक बात है। कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि शायद वो इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस में गांधी जी के आने और लीग में दूसरे नेताओं के उभरने से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। हाँ, ये भी एक एंगल है। तो एक तरफ तो कांग्रेस और लीग के बड़े नेता लखनऊ में हाथ मिला रहे थे, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर भी सब कुछ ठीक था? इनकी की नीतियाँ इस आग में घी का काम कर रही थी। जैसे 1923 में पंजाब का वो म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट, अंग्रेजों ने मुस्लिम बहुल इलाकों की नगर पालिकाओं में मुसलमानों के लिए सीटें और बढ़ा दी। इससे वहाँ के हिंदू और सिख कारोबारी भड़क गए, जिन्हें लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और इन छोटी छोटी घटनाओं से जमीनी स्तर पर दरारें और चौड़ी होती जा रही थी। बिल्कुल। और इसी का असर हमें दूसरी विचारधाराओं के मजबूत होने में भी दिखता है। इसी दौर में वीर सावरकर ने जेल से हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू नाम की किताब लिखी, जिसमें पहली बार एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की गई। आर्य समाज ने शुद्धि अभियान चलाया और 1925 में नागपुर में आरएसएस का गठन भी हुआ। तो कांग्रेस की हालत एक तरह से सैंडविच जैसी हो गई थी। अगर वो मुसलमानों के अधिकारों की बात करती तो हिंदू संगठन उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते, और अगर वो हिंदुओं की बात करती तो उस पर हिंदू पार्टी होने का ठप्पा और गहरा हो जाता। सही बात है। और मुस्लिम लीग ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। 1930 में लीग के अध्यक्ष और मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में एक भाषण दिया। हाँ। उन्होंने पहली बार उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और NWFP को मिलाकर ब्रिटिश भारत के अंदर ही एक स्वायत्त राज्य बनाने का विचार रखा। अच्छा, एक राज्य, देश नहीं। हाँ, ध्यान दीजिए, उन्होंने अलग देश की बात नहीं की थी। पाकिस्तान शब्द तो बाद में कैम्ब्रिज के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने एक पैम्फलेट नाउ और नेवर में गढ़ा। और फिर 1934 में जिन्ना भारत वापस आते हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। हाँ, ये एक बिल्कुल नए जिन्ना थे। उन्होंने मुस्लिम लीग को दोबारा जिंदा किया और बहुत आक्रामक तरीके से टू नेशन थ्योरी का प्रचार करना शुरू कर दिया। अब उनका तर्क सिर्फ राजनीतिक अधिकारों का नहीं था, अब उनका तर्क था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। उनका कहना था कि दोनों के धर्म, संस्कृति, कानून, हीरो, त्योहार, खान पान सब कुछ अलग है। ये सिर्फ दो समुदाय नहीं बल्कि दो अलग अलग सभ्यताएं हैं, जिन्हें एक लोकतंत्र के नीचे रखना मतलब एक बहुसंख्यक सभ्यता को अल्पसंख्यक सभ्यता पर हमेशा के लिए हावी होने का मौका देना। और इस नई विचारधारा का पहला बड़ा इम्तिहान हुआ 1937 के चुनावों में। यहाँ क्या हुआ? 1937 के चुनाव मुस्लिम लीग और जिन्ना के लिए एक बहुत बड़ा झटका थे। कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि मुस्लिम लीग मुस्लिम आरक्षित सीटों पर भी
बहुत बुरी तरह हारी। ज्यादातर मुसलमानों ने कांग्रेस या फिर क्षेत्रीय पार्टियों को वोट दिया। तो ये हार लीग के लिए एक तरह का टर्निंग पॉइंट थी। लेकिन ये हार इतनी बड़ी क्यों थी? मतलब मुस्लिम बहुल इलाकों में भी वो क्यों हार गए? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। स्रोतों से पता चलता है कि 1937 तक ज्यादातर मुसलमानों की पहचान क्षेत्रीय थी। वो खुद को पंजाबी, बंगाली या सिंधी मुसलमान के तौर पर देखते थे, एक भारतीय मुसलमान के तौर पर नहीं। लीग की इस्लाम खतरे में है वाली बात तब तक लोगों के गले नहीं उतरी थी। इस हार ने जिन्ना को सिखाया कि अगर सत्ता चाहिए तो उन्हें धर्म को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। और इसी के बाद उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। पूरी तरह। लेकिन कई इतिहासकार ये भी तो मानते हैं कि कांग्रेस का 1937 के चुनावों के बाद लीग के साथ गठबंधन सरकार न बनाने का फैसला एक बड़ी गलती थी, जिसने जिन्ना को और अलग थलग कर दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बहस है। कांग्रेस का तर्क था कि जब हमने अकेले बहुमत हासिल कर लिया है तो हम एक ऐसी पार्टी के साथ सरकार क्यों बनाएं जो चुनाव हार गई है और जिसकी विचारधारा हमारे खिलाफ है। सही बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इस फैसले ने जिन्ना को ये कहने का मौका दे दिया, देखो मैंने कहा था हिंदू राज में मुसलमानों को कभी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इस एक फैसले ने लीग को नाराज मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का एक बड़ा मुद्दा दे दिया। और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसने तो मतलब पूरी बाजी पलट दी। हाँ, 1939 में अंग्रेजों ने बिना भारतीय नेताओं से पूछे भारत को युद्ध में झोंक दिया। इसके विरोध में कांग्रेस की सभी प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। ये एक सैद्धांतिक स्टैंड था, लेकिन राजनीतिक रूप से ये एक खाली मैदान छोड़ने जैसा था। कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सालों तक जेल में रहे। इस खाली मैदान में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा को अपनी जड़ें मजबूत करने का सुनहरा मौका मिल गया। और इसी दौरान 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में अपने लाहौर अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर एक अलग देश पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास कर दिया। तो जब 1946 में युद्ध के बाद दोबारा चुनाव हुए, तब तक माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पूरी तरह। ये चुनाव असल में एक जनमत संग्रह जैसा था कि भारत के लोग किसे अपना प्रतिनिधि मानते हैं, और नतीजे बिल्कुल साफ और उतने ही डरावने थे। कांग्रेस ने लगभग सारी सामान्य सीटें जीती, लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षित लगभग 90% सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। अच्छा। अब राजनीति दो ध्रुवों में बंट चुकी थी। इस नतीजे ने जिन्ना के इस दावे पर मोहर लगा दी कि वही भारतीय मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि हैं और उनकी मांग पाकिस्तान है। तो क्या बंटवारे को टालने की कोई आखिरी कोशिश भी हुई? ये कैबिनेट मिशन क्या था? हाँ, अंग्रेज भी बंटवारा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक संयुक्त और मित्र भारत छोड़कर जाना चाहते थे। तो 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। मिशन ने एक बड़ा अनोखा प्लान दिया। उन्होंने कहा भारत को 3 ग्रुप में बांट देते हैं। ग्रुप ए हिंदू बहुल प्रांत, ग्रुप बी उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल प्रांत और ग्रुप सी बंगाल, असम। इन ग्रुप्स के पास अपने अपने संविधान होंगे और दिल्ली में बस एक कमजोर केंद्र होगा जो डिफेंस, विदेश मामले देखेगा। सुनने में तो ये बंटवारे से बेहतर विकल्प लगता है। जिन्ना को इसमें क्या दिखा और कांग्रेस को क्या दिक्कत थी? जिन्ना को इसमें भविष्य में एक बड़ा पाकिस्तान बनाने का रास्ता दिखा, जिसमें पूरा पंजाब और बंगाल शामिल हो, इसलिए वो मान गए। लेकिन कांग्रेस को डर था कि ये व्यवस्था भारत को इतना कमजोर कर देगी कि देश टूट लाएगा। नेहरू का मानना था कि एक मजबूत केंद्र ही देश को एक साथ रख सकता है। दूसरा, ग्रुपिंग अनिवार्य थी, जिससे एनडब्ल्यूएफपी और असम जैसे प्रांत जहां कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम लीग वाले ग्रुप में जाना पड़ता। यहीं पर बात बिगड़ गई और ये योजना भी फेल हो गई। हाँ, और इस नाकामी का नतीजा बहुत भयानक था। कैबिनेट मिशन के फेल होते ही जिन्ना ने ऐलान किया कि अब हमें पाकिस्तान लड़कर लेना पड़ेगा। उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसका नतीजा हुआ ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स। हाँ, जिसमें कुछ ही दिनों में हजारों हिंदू और मुसलमान मारे गए। ये हिंसा फिर नोआखली, बिहार, पंजाब तक फैल गई और अगले 1 साल तक पूरा देश दंगों की आग में जलता रहा। इस खून खराबे ने कांग्रेस के सरदार पटेल और नेहरू जैसे नेताओं को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि अब रक्तपात को रोकने के लिए बंटवारे के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। हाँ,
माउंटबैटन को भारत का आखिरी वॉइसरॉय बनाकर भेजा गया और उन्हें काम दिया गया कि जितनी जल्दी हो सके सत्ता का हस्तांतरण करके यहां से निकलें। उन्होंने आकर देखा कि हालात काबू से बाहर है। उन्होंने सभी नेताओं से बात की और इस नतीजे पर पहुंचे कि बंटवारा ही एकमात्र हल है। 3 जून 1947 को उन्होंने अपनी योजना पेश की। और उसमें क्या था? भारत का 2 डोमिनेंट राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजन होगा। पंजाब और बंगाल का भी धार्मिक बहुमत के आधार पर बंटवारा होगा। और सबसे बड़ा फैसला, आज़ादी की तारीख जून 1948 से घटाकर सिर्फ 2 महीने बाद 15 अगस्त 1947 कर दी गई। लेकिन सबसे त्रासद हिस्सा तो सीमा रेखा खींचने का था। ये काम सिरिल रैडक्लिफ को सौंपा गया। वही रैडक्लिफ जो इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। वही सोचिए, एक आदमी जिसे यहाँ के भूगोल, संस्कृति या लोगों के आपसी रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता, उसे कुछ हफ्तों में करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला करने के लिए नक्शे पर एक लकीर खींचने को कहा गया। ये तो पागलपन है। हाँ, उन्हें बस जिलों के धार्मिक आंकड़ों वाले नक्शे और पुरानी रिपोर्टें दी गईं। ये त्रासदी का एक नुस्खा था। उन्होंने एक ऐसी लकीर खींची जिसने किसी के घर को भारत में तो उसके खेत को पाकिस्तान में छोड़ दिया। एक ही गांव को 2 देशों में बांट दिया। और सबसे बड़ी क्रूरता तो ये थी कि सीमा रेखा का ऐलान कब किया गया? बिल्कुल, सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि सीमा रेखा की आधिकारिक घोषणा आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को की गई। 15 अगस्त को जब लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तब पंजाब और बंगाल के करोड़ों लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनका घर भारत में है या पाकिस्तान में। ओह। इस अनिश्चितता ने अफवाहों और डर को जन्म दिया और फिर वो हुआ जिसे इतिहास का सबसे बड़ा और हिंसक पलायन कहा जाता है। ट्रेनों में लाशें भरकर भेजी जाने लगीं। दफ्तर की मेज कुर्सियों से लेकर लाइब्रेरी की किताबों तक का बंटवारा हुआ। एक राजनीतिक फैसले की कीमत 15-20 लाख इंसानी जिंदगियों ने चुकाई। और जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी लंबी और कामयाब लड़ाई लड़ी, वो अपने बनाए देश को ज्यादा दिन देख नहीं पाए। बंटवारे के सिर्फ 1 साल बाद ही सितंबर 1948 में टीबी की बीमारी से उनकी मौत हो गई। तो ये थी कहानी उन छोटे छोटे फैसलों, राजनीतिक चूकों और बढ़ती नफरतों की, जो बंगाल के विभाजन से शुरू होकर डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा तक पहुंची और जिसने आखिरकार बंटवारे को एक ऐसी दुखद हकीकत बना दिया जिसकी परछाई आज भी हमारे साथ है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे जल्दबाजी में लिए गए राजनीतिक फैसले, सत्ता की भूख और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा नक्शे पर खींची गई एक लकीर की कीमत करोड़ों आम लोगों को अपनी जिंदगियों और पीढ़ियों से चुकानी पड़ती है, जो उस जमीन और उसके लोगों से बिल्कुल अनजान था। जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर हमने आज काफी बात की। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कभी हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता था, वो 2 नेशन थियरी के सबसे बड़े पैरोकार कैसे बन गए? किसी व्यक्ति की विचारधारा में इतना बड़ा और इतना बुनियादी बदलाव किन राजनीतिक दबावों, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं या फिर ऐतिहासिक घटनाओं का नतीजा हो सकता है?